हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर 5 और इसका नाम है फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्या इससे संबंधित कुछ वैज्ञानिक है वो पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारे शब्दावली जो दी हुई है वो हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से निश्चित तौर पर 2 छोटे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आगे भी पूरी उम्मीद है कि 2 छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पाठ का नाम है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। देखो यहाँ जो ये वर्ड है फाइटो का अर्थ होता है प्लांट, पैथोज का मतलब होता है रोग और लॉजी यानी होता है अध्ययन। तो यहाँ देखो फाइटो यानी होता है प्लांट या पादप, पैथोज यानी होता है रोग और एलोजीवाई लोगस वर्ड से बना है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे क्या निकल रहा है, पादपों के रोगों का अध्ययन हम जहाँ कर रहे हैं वो ही ब्रांच फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा बात करते हैं। तो कुछ ऐसी ही है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोग, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उससे क्या क्षति हो रही है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, उन सब का अध्ययन करना ही प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहलाती है। देखो जब भी किसी रोग की बात की जाती है तो उस रोग में निश्चित तौर पर इन चारों को ही डिस्कस किया जाता है, चाहे पादप रोग हो चाहे जंतु रोग हो। पहला चीज़ कि वो रोग हो किससे रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए, उसका रोग जनक क्या है। दूसरा, उस रोग की वजह से जिस जंतु या जिस पादप में हो रहा है उसमें कैसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, उनके लक्षण, फिर उसकी वजह से और उससे क्या क्षति हो रही है, क्या नुकसान हो रहे हैं वो, और साथ ही साथ फिर डिस्कस किया जाता है कि आप उसे कैसे नियंत्रित करो, कैसे उसे कंट्रोल करो। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें आप यहाँ चूँकि फाइटोपैथोलॉजी है तो पादपों के रोग जो है उसके कारण क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, उसके लक्षण क्या है, पादप में कैसे लक्षण दिख रहे हैं, उसकी वजह से उस पादप को और मनुष्य को कैसी आर्थिक हानि होती है, क्षति, और उसके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। वो ही विज्ञान की जो शाखा है वो प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये बात हुई इसकी परिभाषा की। अब बात करते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारी बुक में दिए हैं वो ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी, पादपों में रोगों का अध्ययन पहले कोई नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर रोगों का अध्ययन या तो मनुष्य में, और मनुष्य के बाद जो सबसे ज़्यादा रोगों का अध्ययन किया गया तो वो थे कुछ जंतु भी ज़्यादातर वो जो हम हमारे दैनिक जीवन में जिन्हें हम पाल रहे हैं, जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, ऐसे जंतुओं के रोगों का अध्ययन किया गया। लेकिन इसकी शुरुआत हुई सन 1845 में। सन 1845 में यूरोप का एक देश है, नाम है आयरलैंड। उस आयरलैंड में आलू जो है, उस आलू में एक भयंकर बीमारी हुई और बीमारी का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक से होती थी। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक से ये रोग होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब चूंकि आयरलैंड के लोगों को आलू बड़ा पसंद था और आलू एक मुख्य फसल थी उस समय की, और पूरे देश में आलू का भरपूर मात्रा में यूज होता था। लेकिन अब आलू जो है पूरे देश में, पूरे आयरलैंड में इस बीमारी की वजह से न के बराबर हुआ और उस वजह से आयरलैंड में एक भयंकर अकाल पड़ा। और उस अकाल का प्रभाव ये हुआ कि लगभग 12.5 लाख लोग मारे गए।
सन 1845 में लगभग 12.5 लाख लोग तो मारे गए और लगभग 15 लाख लोगों ने आयरलैंड देश छोड़ दिया और वो ज़्यादातर विस्थापित हो गए, यानी कि यूरोप के अन्य देशों में और कुछ अमेरिका जैसे देशों में चले गए। लगभग 15 लाख लोग सिर्फ एक पादप रोग की वजह से, वो रोग था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस भयंकर स्थिति को, इस भयंकर अकाल को आयरिश फैमाइन कहा गया। आयरिश फैमाइन या आयरिश दुर्भिक्ष कहा गया। आयरिश फैमाइन या आयरिश दुर्भिक्ष कहा गया। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फैमाइन क्या है। तो आयरलैंड में सन 1845 में एक भयंकर अकाल पड़ा और ये अकाल हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में। एक रोग, ये जो रोग है इस वजह से ये भयंकर अकाल पड़ा और ये जो रोग होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। ठीक है, और कितना प्रभाव पड़ा वहाँ के लोगों पर, लगभग 12.5 लाख लोग तो मारे गए और 15 लाख लोग देश से विस्थापित हो गए, अन्य किसी यूरोपीय देश और यूएसए जैसे देशों में चले गए। तो यहाँ से फिर बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ध्यान थोड़ा सा मानव और जंतु से विस्थापित हुआ। उनका भी थोड़ा माइंड ऐसा आया कि नहीं, हमें जंतु रोगों के साथ साथ पादप रोगों का भी अध्ययन करना चाहिए, वरना ऐसी स्थिति, आयरिश फैमाइन जैसी स्थिति अन्य किसी देशों में भी बन सकती है। और वहाँ से शुरू हुई पादप रोग विज्ञान की शुरुआत हुई, पादप रोग विज्ञान का जन्म हुआ। वहाँ से पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। तो पादप रोग विज्ञान का अगर आपसे ये पूछे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो पादप रोग विज्ञान की शुरुआत हुई एक भयंकर अकाल से जो 1845 में आयरलैंड में हुआ। और वो कौन से पादप में? आलू में। कौन सा रोग? लेट ब्लाइट। किसकी वजह से? फाइटोप्थोरा की वजह से। क्या नाम दिया गया? आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फैमाइन इसे नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। चूंकि अब रोगों का अध्ययन करना हो गया शुरू, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया और बहुत सारे रोगों की भी खोज हुई। साथ ही साथ बहुत सारे उन रोगों से जो निजात पाने के तरीके हैं वो भी खोजे जाने लग गए। इस मामले में शुरुआत होती है 1885 में। 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। ठीक है, किसकी? बोर्डो मिश्रण की खोज की। और ये जो खोज की थी वो उन्होंने अंगूर में एक बीमारी चल रही थी उस समय, उसके लिए ये खोज की। और अंगूर में बीमारी थी डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है मृदु रोमिल आसिता रोग था अंगूर का मृदु रोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इस रोग से अंगूर को बचाने के लिए प्रोफेसर मेलार्डे ने एक विशेष तरह का पदार्थ खोजा, वो था बोर्डो मिश्रण। कब? 1885 में। इन्होंने जो बोर्डो मिश्रण बनाया था वो बनाया था नीला थोता, चूना और पानी को निश्चित अनुपात में मिलाकर। किस को? नीला थोता, चूना और पानी को निश्चित अनुपात में मिलाकर इन्होंने बोर्डो मिश्रण बनाया, जो उस समय अंगूर में हो रहा जो रोग था उससे अंगूर को बचाया। अंगूर में रोग हो रहा था डाउनी मिल्ड्यू, मृदु रोमिल आसिता रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना, और ये घटना है भारत से संबंधित। सन 1943 में हुई। भारत में बंगाल में जो है ऐसा ही एक भयंकर अकाल पड़ा, आयरलैंड जैसा ही। ठीक है, 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा जिसे बंगाल का दुर्भिक्ष या बंगाल फैमाइन उसे कहते हैं। और ये अकाल पड़ा ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस की वजह से। वह बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है चावल। वहाँ के लोगों को भी सबसे ज़्यादा पसंद जो भोजन है वो चावल और मछलियाँ ही है। और चावल में उस समय हुआ रोग कौन सा? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन, भूरी पत्ती पर्ण स्पॉट। ठीक है, जो वहाँ की ये जो राइस है, चावल जो है उस पर स्पॉट्स हुए, धब्बे हुए। कैसे?
पर्ण पर, कैसे भूरे, और इस वजह से चावल की जो पैदावार हो उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई, बहुत कम चावल हुए और लगभग इसकी वजह से 20 लाख लोग मारे गए थे बंगाल में। देखिए कितना ये भयानक अकाल पड़ा बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक पादप रोग की वजह से। पादप रोग का नाम था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, भूरा पर्ण चित्ती रोग चावल का, ठीक है, सन 1943 में। चलिए एक और है उसके बाद में सन 1944 में जो है वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक सन 1944 में वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की कब? सन 1944 में वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की उन्होंने खोज की। और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी ये पादपों में जीवाणु से होने वाले रोगों से सुरक्षा देने का एक अच्छा कार्य कर रही थी, यानी कि जीवाणु से होने वाले जीवाणु जनित रोगों के लिए ये एक अच्छी कारगर एंटीबायोटिक साबित हुई। स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन ने खोजी सन 1944 में। चलिए आखिरी जो वैज्ञानिक है वो आपको याद रखना है, वो है स्मेलिंग और कुल्का। स्मेलिंग और कुल्का ने सन 1966 में एक कवकनाशी खोजा और उस कवकनाशी का नाम था कार्बोक्सिन कवकनाशी। कार्बोक्सिन याद रखना है। कवकनाशी कार्बोक्सिन को खोजा स्मेलिंग और कुल्का ने सन 1966 में। और ख़ास बात यह है कि ये कवकनाशी सबसे पहला कवकनाशी है, सर्वांगी कवकनाशी है जो खोजा गया है। सबसे पहला सर्वांगी कवकनाशी था कार्बोक्सिन, सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन। सर्वांगी वो रसायन होते हैं या वो जीव होते हैं जो पादप के भीतरी भागों को संक्रमित करते हैं या भीतरी भागों में जो है उनमें प्रभाव डालते हैं। अगर जीवाणु कीटाणु या कोई रोगजनक है तो भीतरी भागों, पादप के भीतरी भाग जाइलम फ्लोएम वगैरह अंदर के पार्ट्स जो हैं उन्हें संक्रमित करेगा। अगर कोई इस तरह की कवकनाशी या जीवाणुनाशी या कोई दवाई है तो वो भीतरी भागों में प्रभाव डालेगी। तो ऐसी स्थिति को जो भीतरी भागों पर प्रभाव डाले उसे सर्वांगी कहते हैं, सिस्टेमिक कहते हैं। और पहली सर्वांगी सिस्टेमिक कवकनाशी जो फंजीसाइड थी उसकी खोज जो है वो स्मेलिंग और कुल्का ने 1966 में की और उसका नाम था कार्बोक्सिन। ध्यान रखना, सबसे पहला खोजा गया सर्वांगी कवकनाशी है कार्बोक्सिन, स्मेलिंग और कुल्का ने खोजा, ठीक है। और ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 नंबर के हिसाब से, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो वो है ई.जे. बटलर। याद रखना है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक जो है वो ई.जे. बटलर थे। इन्होंने, चूंकि ये है बाहरी विदेशी वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन्होंने भारत में रहते हुए भारत में बहुत सारे पादपों में बहुत सारे कवक रोगों का अध्ययन किया और उनका संपूर्ण विवरण लिखा। और इसी वजह से ई.जे. बटलर को भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में है लेकिन भारतीय नहीं है, ध्यान रखना। ई.जे. बटलर ध्यान रखना है, जो भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है शब्दावली, और ये निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न हर बार आता है और आता रहेगा। शब्दावली से संबंधित इसमें बहुत सारी शब्दावली है, हम यहाँ 2 से शुरुआत करते हैं, बाद में आप इसे उतारने के बाद आगे मैं और आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला है रोग किसे कहते हैं। सबसे पहला है रोग क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है। तो देखो अब तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है और किसी रोग की स्थिति को सही ढंग से परिभाषित करना भी मुश्किल होता है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको एक सही तरीके से जो है वो रोग को परिभाषित कर सकूं। हमारी बुक में जो है वो इसे सही नहीं लिखा हुआ है। ऐसे समझिए, पौधों में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो जाए, किसी तरह की कोई कमी हो जाए, किसी तरह का कोई अवरोध हो, जिसकी वजह से उसकी जो सामान्य संरचना होनी चाहिए उस संरचना में बदलाव हो जाए, उसका जो सामान्य कार्य है
उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए और उसकी जो आर्थिक उपयोगिता है उसमें भी किसी तरह का अवरोध हो जाए, कमी हो जाए, तो उस अवरोध को ही हम पादप रोग कहते हैं। ठीक है, पौधों के किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पादप पर किसी कवक की वजह से कुछ विशेष परिस्थितियां बनी। कैसे कैसे? उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, मुरझा गई या पीली पड़ गई या उन पर धब्बे हो गए, ऐसे समझिए। तो उसकी पहली चीज़, उसकी सामान्य संरचना में बदलाव आ गया। उसकी पत्तियों की संरचना बदल गई, सिकुड़ गई, पीली पड़ गई या धब्बे बन गए या फूल विकृत हो गया। ऐसी स्थिति को यानी कि सामान्य संरचना में बदलाव होना भी रोग है। दूसरा, उसके कार्य में अवरोध आना। जैसे बीज, जो फूल लगता है उसका कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा बीज बनाना, और प्रॉपर बीज नहीं बन रहे, बीज के दाने नहीं बन रहे, फल नहीं बन रहे, तो कार्य उसका प्रभावित हो रहा है, वो भी स्थिति रोग होगी। और आर्थिक उपयोगिता जो है उसमें भी अवरोध हो जाए। हम हमारे हिसाब से सोचें, हर पादप की एक आर्थिक उपयोगिता है। अगर उसकी उपयोगिता में कमी आती है, अगर हम गेहूं की फसल इसलिए कर रहे हैं कि गेहूं प्राप्त करें, अगर गेहूं कम प्राप्त हो रहा है, आर्थिक उपयोगिता में कमी आ रहा है, तो वो स्थिति भी कोई न कोई जिसके कारण हो रही है वो रोग है। ठीक है, तो किसी भी पादप की संरचना में, उसके कार्य में और आर्थिक उपयोगिता में अगर अवरोध आता है तो उस अवरोध को ही हम, उस अवरोध वाली स्थिति को ही रोग कहते हैं। पहली चीज़, पहली परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। शुरुआत यहीं से हो रही है क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं पादप रोग विज्ञान, तो रोग को आपको परिभाषित करना आना चाहिए। दूसरा बहुत आसान है, रोग जनक। रोग जनक, रोग को जनक यानी कि रोग को उत्पन्न करने वाला, वो कारक जिसकी वजह से, वो कारक जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होता है, रोग जनक कहलाता है। वह कारक, वो कोई सा भी कारक हो सकता है जो रोग उत्पन्न करता हो, उस कारक को हम रोगजनक कहते हैं। जैसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? जैसे पादपों में कवकों की वजह से रोग हो सकता है, जैसे जीवाणु जो है उनकी वजह से हो सकता है, जैसे वायरस की वजह से रोग हो सकता है, जैसे प्रियॉन्स, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले भी हैं। प्रियॉन्स है इसकी वजह से, जैसे वायरॉइड्स जो है उनकी वजह से, जैसे फाइटोप्लाज्मा, इन सब की वजह से पादपों में रोग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कृमि भी हैं जिनकी वजह से रोग होता है। तो ये सभी जो पादपों में रोग करते हो या जंतुओं में भी अगर रोग करते हो तो आप उसे रोगजनक कहोगे, पैथोजेंस कहोगे। पैथोज यानी रोग, जन जहाँ पर भी लगता है GEN, उसका मतलब होता है जनक, उत्पन्न करने वाला। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने जो परिभाषा पढ़ी, हमने फाइटोपैथोलॉजी की, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका इतिहास हमने पढ़ा और 2 परिभाषाएं पढ़ी, रोग और रोगजनक की। इसके बाद शेष जितनी भी परिभाषाएं रही है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आप यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।